हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेटेस क्लास में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप बहुत बेटर होंगे। हम जो अध्ययन कर रहे थे हिस्ट्री, और हिस्ट्री में ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 5 होगा। आज इसमें पढ़ने वाले हैं 1911 का दिल्ली दरबार, 1911 का दिल्ली दरबार। देखिए, इसमें जो है 1903 में भी एक हुआ है, 1908 में भी हुआ है, और यह हम पढ़ने जा रहा है इसमें 1911 का दिल्ली दरबार। क्योंकि 1903 और 1908 जो है इसमें क्या होता है कि दिल्ली दरबार होता क्या था। तो दिल्ली दरबार यह होता था कि जो ब्रिटेन के राजा और रानी आते थे उनके स्वागत के लिए जो है दरबार लगाई जाती थी। तो जब भी वो लोग आते थे तो दरबार लगाई जाती थी, तो उस दरबार में कुछ ना कुछ निर्णय लिया जाता था। हालांकि जो 1903 और 1908 का दिल्ली दरबार है उसमें किसी भी प्रकार के जो राजा और रानी थे वो नहीं आए दोनों में। लेकिन इस 1911 के दिल्ली दरबार में क्या होता है कि राजा और रानी जॉर्ज पंचम जो है वह खुद आए हुए हैं चल करके। तो देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे कि 1911 का दिल्ली दरबार में क्या घटनाएं घटी थी, कौन सी रानी और कौन से महाराजा आए, इसके बारे में और क्या निर्णय लिया गया था। आइए देखते हैं 1911 का दिल्ली दरबार। देखिए, 1911 के दिल्ली दरबार में हम देखें तो जो उस समय वायसराय थे भारत के, वह से लॉर्ड हार्डिंग वायसराय। लॉर्ड हार्डिंग थे। ये लॉर्ड हार्डिंग जो थे उस समय जो थे भारत के वायसराय बने हुए थे। तो उन्हीं के समय में जो है हमारे यहाँ ब्रिटेन के महाराजा और महारानी जो है आते हैं। तो आने के फलस्वरूप जो होता है, देखिए, एक अरुल अरुल खंड समिति बनती है, ठीक है ना। क्या बनती है? अरुल खंड एक समिति बनती है। अरुल खंड नहीं, अरुणडेल, अरुणडेल अरुणडेल समिति। अब अरुणडेल समिति क्या थी? इस समिति के अनुसार अरुणडेल समिति ने क्या किया, सुझाव आया। अरुणडेल समिति सुझाव देती है और इस सुझाव पर यह हुआ, अरुणडेल समिति ने क्या किया, सुझाव दिया, और सुझाव के फलस्वरूप क्या हुआ कि इसमें यह कहा गया कि जो 1911 में, ठीक ना, अरुणडेल समिति जो है आई और 1911 में बंगाल का पुनर्गठन किया गया। बंगाल का पुनर्गठन। अब समझिए, 1911 में जो बंगाल का विभाजन हो गया था, तो बंगाल का विभाजन हुआ, लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं गलत हुआ है, बंगाल का विभाजन नहीं करना चाहिए था। तो 1911 में अरुणडेल समिति आती है और उनकी सुझाव पर जो है बंगाल के पुनर्गठन की क्या होती है, चर्चाएं जो होती है शुरू हो जाती है। तो जब चर्चाएं जो होती है शुरू हो जाती है तो घटना क्या होता है इसमें कि भाषा के आधार पर जो है पुनः पुनर्गठन किया जाता है, ठीक है। भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया। अब जब भाषा के आधार पर पुनर्गठन होता है तो इसमें कौन कौन है, देखिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम। अब इनका पुनर्गठन किया गया, एक जगह गठन किया गया फिर से, और करने के बाद इसको क्या बना दिया गया, कमिश्नरेट बना दिया गया। कमिश्नरेट। तो हम लोग देखा कि किस समिति के सुझाव पर 1911 में बंगाल का पुनर्गठन किया गया, तो अरुणडेल समिति थी। उस समय वायसराय कौन था, तो ये वायसराय जो थे लॉर्ड हार्डिंग थे। तो इस घटना के आधार पर जो है आपने देख लिया। अब घटना देखते हैं, भारत की राजधानी दिल्ली की घोषणा। भारत की राजधानी दिल्ली की घोषणा। अब घटना क्या था समझिए।
जब उस समय 1911 में जहाज पंचम जो आए तो उसमें क्या हुआ था कि बंगाल विभाजन तो था, निर्णय क्या लिया गया कि बंगाल के जो विभाजन हो चुका है उसको क्या किया जाए, रद्द किया जाए, पुनर्गठन किया जाए। और दूसरी घटना क्या होती है कि जहाज पंचम जब भारत आते हैं, खुद चल करके महाराजा जो आते हैं यहाँ पर, तो आने के बाद निर्णय उन लोगों ने लिया। तो निर्णय क्या लिया गया, कह रहे कि भारत की राजधानी दिल्ली की घोषणा कैसे हुई है, तो आइए देखते हैं। जहाज पंचम ने 1911 में, ठीक है, 1911 में क्या किया गया कि 1911 में कोलकाता से हटाकर राजधानी कहां बनाई गई, दिल्ली। 1911 में कोलकाता से हटाकर राजधानी दिल्ली बनी, ठीक है। 1911 में कोलकाता से राजधानी को कहा गया। अब जज पंचम ने निर्णय दिया कि देखिए बंगाल में जो है कोलकाता भारत की राजधानी जो बनाई गई थी, वहां से क्या किया जाएगा, इसको हटाया जाएगा और हम इसको कहां शिफ्ट करते हैं, तो इसको जो दिल्ली जो राजधानी बनाई जाएगी, कैपिटल जो बनाई जाएगी, वो अब क्या होगी, भारत की राजधानी दिल्ली होगी। लेकिन घटना क्या होती है कि अभी 1911 को घोषणा होती है, बना नहीं है। तो जब नहीं बना है तो उससे अब क्या होगा घटना, तो 1 अप्रैल 1912 में 1 अप्रैल 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया। अब भारत की राजधानी बना दिया गया, लेकिन क्या हुआ कि जब दिल्ली की घोषणा कर दी गई, बनाने का निर्णय ले लिया गया, तो उसमें क्या हुआ कि ब्रिटेन का एक वास्तुकार था जिसका नाम था एडविन लुटियंस, ठीक ना। तो दिल्ली राजधानी की रूपरेखा तैयार करने वाला वास्तुकार, ये कौन थे, तो एडविन लुटियंस थे। एडविन लुटियंस आए और दिल्ली की पूरी तरह से रूपरेखा को क्या किया, उन्होंने तैयार किया। तो जब तैयार कर दिया, रूपरेखा तैयार हो गई, तो अब क्या करते हैं, 1911 में जॉर्ज पंचम ने, ठीक है, पुरानी दिल्ली को नई दिल्ली बनाने का निर्णय लिया। पुरानी दिल्ली को, तो जॉर्ज पंचम ने पुरानी दिल्ली को नई दिल्ली बनाने का निर्णय लिया। अब देखो होता क्या है, अभी नई दिल्ली कहा नहीं गया है। जॉर्ज पंचम ने कहा कि जो हम दिल्ली बनाने जा रहे हैं, तो दिल्ली की जो कोलकाता की राजधानी दिल्ली बनेगी, तो दिल्ली तो है ही, लेकिन जब हम उसको राजधानी कैपिटल बनाने जा रहे हैं, जहां से हर क्षेत्र से हमारे वायसराय जो वहां बैठेंगे, आएंगे, वहीं से जो शासन की जाएगी, तो ये बताइए कि क्या हमारी दिल्ली वैसे ही रहेगी। तो वही एडविन लुटियंस को बना करके, बुला करके रूपरेखा तैयार किया गया। तैयार करने के बाद उस पुरानी दिल्ली को नई दिल्ली में क्या कर दिया, तब्दील कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन जब बन गई, पूरी तरह से निर्णय ले लिया गया, तो निर्णय लेने के बाद घटना क्या होती है कि इसमें जॉर्ज पंचम आए, और जॉर्ज पंचम के आने के फलस्वरूप जो है 1900 जॉर्ज पंचम पुरानी दिल्ली को नई दिल्ली के रूप में क्या किया, बसा दिया। और 1927, देखिए मैं यहां पे लिखता हूं, 1927 में दिल्ली को नई दिल्ली नाम दिया गया। दिल्ली को नई दिल्ली कहा गया। क्या कर दिया गया, नई दिल्ली जो है नाम दे दिया गया है। कब, 1927 में। जॉर्ज पंचम पूरी तरह से रूपरेखा तैयार करता है, और कराने के बाद जो है इस दिल्ली को राजधानी के रूप में तैयार करने के लिए वास्तुकार को बुलाता है, और जॉर्ज पंचम जो पुरानी दिल्ली को नई दिल्ली बनाने का निर्णय लिया, या बसाया नई दिल्ली, यहाँ पे को बसाया, यहाँ पे नई दिल्ली को बसाया।
और 1927 में दिल्ली को नई दिल्ली क्या कर दिया गया, नाम दे दिया गया। अब क्या होता है कि जब बन के तैयार हो गया तो 1931 की बात आती है। सन 1931 में वायसराय 1931 में वायसराय जो थे वह हमारे कौन, तो उनका नाम है इरविन। 1931 में वायसराय इरविन ने, ठीक ना, उद्घाटन किया। क्या किया, उद्घाटन किया। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे। देखिए मैंने कहा 1911 का दिल्ली दरबार क्या था, दिल्ली दरबार वह वक्त था जहां से ब्रिटेन से महाराजा और रानियां आते थे और भारत के बारे में या अपने जो फैला हुआ विस्तार था उसके बारे में क्या करते थे, निर्णय लेते थे। तो यह घटना हुई है तब जब बंगाल का विभाजन हो चुका है। बंगाल का विभाजन 1905 में हो चुका है। तो देखिए घटना क्या हो रही है कि वायसराय जो है आए और उस वायसराय जो थे लॉर्ड हार्डिंग थे और अरुणडेल समिति के सुझाव पर बंगाल का पुनर्गठन जो है 1911 में किया गया है, क्योंकि खुद जो है महाराजा आ चुके हैं। महाराजा के आने के बाद जो भाषा के आधार पर क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया कि जहां जहां बांटा गया था तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम को बांटा गया और कमिश्नरेट में तब्दील कर दिया गया। जब कमिश्नरेट बन जाती है तो भारत की राजधानी की घोषणा कैसे की जाती है, तो 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से हटाकर के दिल्ली बनाने की घोषणा की जाती है। लेकिन वह घोषणा अभी ऐलान किया जा रहा है, लेकिन 1 अप्रैल 1912 को जो है भारत की राजधानी दिल्ली को बना दिया जाता है। जब भारत की राजधानी दिल्ली बन जाती है तो दिल्ली की राजधानी की रूपरेखा तैयार करने के लिए जब ये हुआ भाई दिल्ली की राजधानी तो बन गई, तो ये बात एक नई नई तरीकों से, तौर तरीकों से लैस तो होनी चाहिए। तो उस समय जो है दिल्ली की रूपरेखा तैयार करने के लिए बनाए गए जो ब्रिटेन के वास्तुकार थे वह कौन थे, एडविन लुटियंस थे। उनको बुलाया गया, उन्होंने पूरी तरह से उसको जो है डिजाइन दे दिया। जब जॉर्ज पंचम ने पुरानी दिल्ली को नई दिल्ली में क्या कर दिया, बसा दिया। लेकिन 1927 ईस्वी में दिल्ली को नई दिल्ली नाम दिया गया, नई दिल्ली नाम नहीं दिया गया था। और 1931 में वायसराय जो थे वह इरविन थे जो नई दिल्ली का क्या कर दिए, उद्घाटन कर दिए। अब जो प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव। अब देखिए क्या प्रथम विश्व युद्ध था, भारत में उस समय भी जो है हमारे यहाँ आंदोलन चल रही है, क्योंकि आंदोलन भारत जो है एक तो खुद ही शोषण कर चुके हैं, तो आंदोलन पर लगातार चल रही है। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध जो होता है उसी समय छिड़ जाता है और ये प्रथम विश्व युद्ध का जो समय काल रहा, प्रथम विश्व युद्ध, तो जो विश्व युद्ध का समय काल यदि समय देखा जाए तो ये थी 1914 से 18 के बीच। ठीक है, 1914 से लेकर के 1918 के बीच जो है विश्व युद्ध चल रहा है। लेकिन क्या भारत के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? आइए देखते हैं भारत के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ता है। 1914 के प्रथम विश्व युद्ध के समय जो 4 साल के अंतर्गत जो है लगभग क्या होती है, लड़ाइयां जो है चलती रहती है। तो घटना की पृष्ठभूमि क्या थी, आइए देखते हैं। पृष्ठभूमि की सबसे बड़ी बात कर लेंगे तो पृष्ठभूमि ये थी कि 1914 से पूर्व यूरोप में 1914 से पूर्व यूरोप में क्या घटना घटी थी, तो औद्योगिकरण। ठीक है, पृष्ठभूमि यह है कि 1914 से पूर्व यूरोप में क्या है, पूरी तरह से औद्योगिकरण हो चुका है, पूरे उद्योग धंधे लग चुके हैं, कल कारखाने खुल चुके हैं। तो अब देखिए तो औद्योगिकरण हम कह सकते हैं कल कारखाने की स्थापना, तीसरा कह सकते हैं, दूसरा कह सकते हैं कि कल कारखाने तो हो चुके हैं, अब कच्चे माल की भी आवश्यकता होगी। कच्चे माल की आवश्यकता हो रही है। अब देखिए कच्चे माल जब बन जाएंगे, जब दूध आ जाएगा और दूध से आप डेयरी ले चुके हैं, तो डेयरी जब डेयरी आ चुका है, डेयरी बन चुका है, तो डेयरी से जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे तो भाई निर्यात तो करेंगे ना। तो निर्यात की आवश्यकता, निर्यात की भी क्या हो रही है, आवश्यकता
हो रही है, क्योंकि ये सारे समय जो है जब 1914 से पहले जो है पूरे यूरोप में औद्योगिकरण, क्योंकि वहां शिक्षा का जगह जो है जाग चुका है अभी, ठीक है। तो जब पूरी तरह से शिक्षा की जगह जाग चुकी है, ठीक है, वहां पे आप सुने होंगे कुछ दुनिया का आक्रमण पड़ चुके होंगे यूरोप पुर्तगाली डच डेनिस वाली कहानी जानते हैं, चलिए उसको बताया जाएगा। तो इस तरह से जो है 1914 से पूरे यूरोप में औद्योगिकरण की घटना हो चुकी है, कल कारखाने की स्थापना हो चुकी है। जब मिल लग चुका है तो कहीं ना कहीं आपको क्या चाहिए, कच्चे माल की आवश्यकता होगी। अब ये बताइए कच्चे माल की आवश्यकता होगी, कच्चे माल मिल भी जाएंगे तो ये बड़े प्रोडक्शन कर देंगे। जब प्रोडक्शन हो जाएगा तो क्या करेंगे आप, कहीं ना कहीं उसका आयात तो निर्यात तो करेंगे। तो इन सारी चीजों की क्या होती है, आवश्यकता हो जाती है, और इस प्रकार से कैसे प्रभाव पड़ता है हम इसी घटना के बारे में क्या करेंगे, देखेंगे। अब क्या करना, अब क्या था कि जो यूरोपीय देश थे, यूरोपीय देश उपनिवेश की स्थापना करने लगे। ठीक ना, यूरोपीय देश जो थे पूरी तरह से उपनिवेश की स्थापना करने लगे। जब उपनिवेश की स्थापना करने लगे, क्या करने लगे, यहां से अपना उद्योग धंधा चलाना शुरू कर दिए। तो लोगों को लगा कि भाई देखिए अब तो क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इनका प्रभाव जाहिर सी बात है पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए खूब आप किसी कार्य को कर रहे हैं, तभी आपके बीच जो होता है कोई मदारी करने वाला, कोई जादूगर जो है आ जाता है और अपनी जादू दिखाना शुरू कर देता है, तो आप उसी में लीन हो जाएंगे और जो आपकी पथ बनी हुई थी ऑलरेडी अब क्या हो जाएंगे, भटक जाएंगे। तो कुछ घटना जो हो रही है कि भारत वाले एकदम बिल्कुल सिंसियर होकर के अपने आंदोलन जारी रखे हैं, लेकिन तभी जो है भारतीय यूरोपीय 1914 में क्या होता है, विश्व युद्ध छिड़ जाता है, और जब युद्ध छिड़ जाता है तो इसमें घटनाएं जो होती है इतनी चीजों को देख करके मिलती है। लेकिन अब क्या हो गया कि अब इन्होंने सोचा कि यदि हम उपनिवेश की स्थापना कर रहे हैं तो उपनिवेश में, है ना, उपनिवेश में क्या होना चाहिए, उपनिवेश यदि हम स्थापना कर दिए तो उपनिवेश में सफलता पाने के लिए, ठीक ना, ठीक है, उपनिवेश में मजबूती पाने के लिए उपनिवेश में मजबूती पाने के लिए गुट निर्माण होने लगा, गुट निर्माण। क्योंकि गुट निर्माण की इसलिए आवश्यकता थी क्योंकि वह जानते थे, जितने भी हमारे यहाँ उपनिवेश करने आते थे भारत के अंतर्गत, वह जानते थे कि यदि हमें अपने पूंजी अपने हमें उपनिवेश को मजबूत करना है तो हमें अपने क्या करना होगा, गुट बनाना होगा। हम एक साथ मिलकर के रहेंगे जिससे बाहरी जो भी आएंगे व्यापारी, जो जो लोग भी आएंगे वह हमें क्या करेंगे, डरा नहीं पाएंगे, और जब डरा नहीं पाएंगे तो हम मजबूती पूर्वक इस भारत के अंतर्गत या कहीं भी हम जाएंगे तो क्या कर सकते हैं, उपनिवेश बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो ये घटनाएं जो थी पूरी तरह से चलती रहती है। लेकिन जब गुट का निर्माण हो गया तो यह दो हिस्सों में बट गया, दो हिस्सों में बट जाता है, गुट जो होती है दो हिस्सों में बट जाती है। एक बन जाता है आपका ट्रिपल एलियंस, और दूसरा बच जाता है ट्रिपल स्टेट। तो ट्रिपल एलियंस में कौन कौन सा देश है, देखिए जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी और ऑस्ट्रिया है, ठीक है। ये लोग जो है ट्रिपल एलियंस में आ चुके हैं, और जर्मनी, हंगरी ये जो है आपकी एक साथ है, और यहां पर है आपका ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ये एक साथ आ चुके हैं बच्चों। तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से गुट बनाए, और गुट बनाने की घटना क्या हुई कि एक तरफ ट्रिपल एलियंस में चले जाते हैं, जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया एक तरफ, और ब्रिटेन, फ्रांस और रूस को जो है एक तरफ कर लिया जाता है, और ये गुट बना करके जो है हमारे यहाँ उपनिवेश बना करके रहने लगते हैं। लेकिन आगे घटनाएं क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे कि किस प्रकार से वो उन लोगों ने हमारे ऊपर प्रभाव डाला है। ये तो अभी उनकी कार्यधारा ही चल रही है कि कैसे कैसे जो है अपने आप को इस भारत के अंतर्गत जो है अपने आप को मजबूत बनाते जा रहे हैं, और भारत जो है इनके कैसे मुल्क बनते जा रहे हैं, इसी के बारे में हम देखेंगे। अब देखिए जब गुट बन जाता है तो गुट बनने के तात्कालिक कारण क्या थे, आइए देखते हैं तात्कालिक कारण। तो तात्कालिक कारण यह था बच्चों कि जो ऑस्ट्रिया के युवराज थे, ठीक ना, ऑस्ट्रिया के युवराज जिनका नाम था आर्क ड्यूक ने फर्डिनेंड
कि पत्नी से सबकी क्या कर दिया, हत्या कर दिया। जब सबकी हत्या कर देते हैं तो उसका जो इल्जाम लगाया जाता है वो सर्बिया देश पर लगा दिया जाता है। किस पे, सर्बिया देश पे। तो तत्कालीन कारण क्या था कि आर्कड्यूक द्वारा ऑस्ट्रिया के महाराजा आर्कड्यूक द्वारा फर्डिनेंड की पत्नी सहित हत्या। और जब पत्नी सहित उनकी हत्या हो जाती है तो इसका इल्जाम जो होता है, इसका दोष किस पर लगता है, तो इसका दोष लगाया जाता है किस पर, तो ये लगाया जाता है सर्बिया देश पर। देखिए ऑस्ट्रिया के महाराजा ने आर्कड्यूक ने क्या कर दिया कि हत्या कर दिया। कहीं जा रहे थे घूमने के लिए फर्डिनेंड की पत्नी, तो इन लोगों ने मिल करके सर्बिया देश पर क्या कर दिया, इनका जिम्मा थोप दिया कि नहीं नहीं हम लोगों ने मारा, हत्या नहीं किया, बल्कि यह हत्या जो करने वाला कौन है, सर्बिया देश है। अब जब सर्बिया देश है सभी लोग क्या हो गए, गुस्से में आ गए। और जब से गुस्से में आ गए तो घटना क्या हो जाता है कि यह जो है दो गुट में बढ़ जाता है। फिर क्या होता है, दो दल बन गए। देश के बाद कितने बन गए, दो दल। ये दो दल बन जाते हैं। एक जो होता है धुरी राष्ट्र बन जाता है, धुरी। तो धुरी राष्ट्र के अंतर्गत आता है जर्मनी। जर्मनी के बाद आता है आपका आ जाता है तुर्की। देखिए जर्मनी और तुर्की को जो है आपको धुरी राष्ट्र जो है बना दिया जाता है, ठीक है ना। धुरी राष्ट्र बनाने के बाद जो है जर्मनी है, तुर्की है और ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया भी था इसमें। ये धुरी राष्ट्र बना दिया गया। और एक जो होता है आपका, इसमें बनाया जाता है आपका मित्र राष्ट्र। क्या बनाया जाता है, मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा है, तो फ्रांस है, रूस है, फ्रांस है, रूस है, उसका भारत भी है, ठीक है। फ्रांस था, रूस था, भारत था, ठीक है ना। उसके बाद जो था इस समय सर्बिया भी है, अमेरिका है, जापान है, फ्रांस नहीं था, जापान और ब्रिटेन है। देखिए हमने क्या कहा कि जैसे ही ऑस्ट्रिया के महाराजा आर्कड्यूक द्वारा ने फर्डिनेंड की पत्नी की हत्या कर दिया तो यह दोष लगा दिया जाता है किस पे, सर्बिया पर लगा दिया जाता है। जैसे सर्बिया पर लगाया जाता है तो लोगों ने उस पर ताकीद किया। ताकीद करने के बाद ये पता चला कि नहीं ये सर्बिया देश करना में नहीं है। तो जब करना में नहीं है तो जो आपसी लोग थे उन्हीं लोगों में क्या हो गया, खुद बंटवारा हो गया। तो जैसे ही बंटवारा हो गया तो दो दल बन जाते हैं। एक बन जाता है धुरी राष्ट्र और दूसरा बन जाता है कौन सा, मित्र राष्ट्र बन जाता है। धुरी राष्ट्र के अंतर्गत जो आ जाते हैं जर्मनी, तुर्की और ऑस्ट्रिया आते हैं, जबकि मित्र राष्ट्र के अंतर्गत जो है जापान, रूस, भारत, सर्बिया, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे जो है देश आ जाते हैं। जब इसके अंतर्गत जो है देश मिल जाते हैं तो अब क्या है, दो दल बट चुका है, लेकिन निर्णय तो लेना ही होगा। तो निर्णय लेने के साथ साथ क्या होती है, इसमें क्या होता है कि देखिए अब 1917 में क्या होता है कि मित्र राष्ट्र में 1917 में मित्र राष्ट्र जो होता है क्या होता है, बाहर हो जाता है। और उसी समय जो है अमेरिका 1917 में क्या होता है, शामिल हो जाता है, ठीक ना। जब शामिल होता है तो इसकी क्या हो जाती है कि ये विक्टोरी पा जाता है। ये क्या होती है, विक्ट्री। इसकी मतलब हो जाती है विजय, और इसकी जो थी हार हो जाती है, ये हार जाता है। जब ये हार जाता है तो हारने के बाद देखिए उस समय क्या होता था कि जैसे भी आप कोई हार जाएंगे, राजा महाराजाओं के बीच जो खाती है हार जाते हैं तो घटना क्या होती है कि कहीं ना कहीं उनकी संधि करनी पड़ती है, ठीक है। तो जो हार जाते हैं, ये हार गया और क्या हो गया, विजय प्राप्त कर लिया, जीत गया। तो अब क्या होना है, संधि होनी है, ठीक ना। क्योंकि इनके बीच अब संधि होनी जरूरी है, क्योंकि संधि नहीं हुई तभी तो चलेंगे ये। तो इसमें एक संधि होती है, आइए देखते हैं संधियां।
संधि। पहली संधि होती है वर्साई की संधि, वर्साई की संधि। और यह संधि किसके साथ हुई है? तो ये हुई है जर्मनी के साथ। वर्साई की संधि हो जाती है, और वर्साई की संधि जो है जर्मनी और वर्साई मिलकर के दोनों के बीच क्या होती है? संधि समझौता हो जाता है कि आइए अब हम मिलकर के क्या करेंगे कि किसी भी क्षेत्र को चलाना होगा या कोई कार्य करना होगा तो क्या करेंगे? मिलकर के करेंगे। तो देखिए वर्साई की संधि जो है जर्मनी के साथ हो गई। उसके बाद जो होती है सेंट जर्मन की संधि, सेंट जर्मन की संधि। तो सेंट जर्मन की संधि जो होती है वह ऑस्ट्रिया के साथ होती है। किसके साथ? ऑस्ट्रिया के साथ हो जाती है। ऑस्ट्रिया और सेंट जर्मन जो है दोनों मिलकर के क्या करते हैं? अपना संधि कर लेते हैं। उसके बाद आ जाता है सेवरे की संधि, और सेवरे की संधि जो है तुर्की के साथ होती है। सेवरे की संधि जो है तुर्की के साथ होती है। देख इस तरह से जो है संधि कर लिया गया। इस प्रकार से जो है हमारे यहाँ जो होती है मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्र बन जाता है। भारत क्योंकि शामिल है तो भारत की वजह से जो है इसको मित्र राष्ट्र कहा जा रहा है। तो हम लोगों ने देखा है भारत विश्व का अभी जो है हम यहाँ पे चल रहे हैं कि 1914 में कैसे कैसे घटनाएं हुई 14 से 18 के बीच। लेकिन अब हम देखेंगे इसी में कि घटनाएं हमारे ऊपर कैसे प्रभाव डालेंगी। अब देखिए जब युद्ध होता था तो उसमें क्या होता था कि जैसे हार जाते थे तो युद्ध का पूरी तरह से क्या करना पड़ता? खामियाजा भुगतना पड़ता था। मतलब आपको जितने भी धन नुकसान हुआ है उसमें क्या करना था कि आपको देना पड़ता था। तो घटना क्या है कि भारत जिस समय है, भारत उसमें प्रथम विश्व युद्ध में भारत को देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में भारत अब समझिए भारत जो है यह ब्रिटेन का उपनिवेश है। भारत जो है यह ब्रिटेन का क्या है? उपनिवेश है। तो जब उपनिवेश था, जब भारत ब्रिटेन जो था भारत के ऊपर जो है अपनी धौप जमा रखा था, जो उपनिवेश कर रखा था, तो घटना क्या होती है कि भारत के लोगों को, मतलब भारत को उसने क्या कर लिया? उस प्रथम विश्व युद्ध में मिला लिया। तो जब प्रथम विश्व युद्ध में मिला लिया तो लोगों ने इसका विरोध किया। तो जब विरोध हुआ तो ब्रिटेन ने कहा कि देखो हम तुम्हारे लोकतंत्र की क्या कर रहे हैं? सुरक्षा कर रहे हैं। क्या आश्वासन देता है? आश्वासन यह दिया, आश्वासन दिए कि लोकतंत्र की क्या करेंगे? सुरक्षा करेंगे। लोकतंत्र की सुरक्षा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, जब गांधी जी कहा कि भाई जब तुम लोकतंत्र की सुरक्षा ही कर रहे हो, हम लोग भी वही चाहते हैं, तो ठीक है। तो क्या हुआ कि गांधी जी इसमें क्या हो गए? शामिल हो गए। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध में कांग्रेस, कांग्रेस मतलब कोई पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस मतलब क्या है? लोगों की हुजूम भीड़ है। तो इसमें कांग्रेस मतलब गांधी जी जो है, गांधी जी क्या हो गए? शामिल हो गए। जब गांधी जी शामिल हो गए, क्योंकि गांधी जी तो ऑलरेडी अनुयायी रह चुके थे, पूरी लीडिंग का काम कर रहे थे, तो गांधी जी को क्या कर दिएगा? इसमें शामिल कर लेगा। जैसे शामिल हो गए तो गांधी जी ने हर प्रकार से उनकी सहायता की, धन से, लोगों से क्या किया? सहायता की। तो गांधी जी ने जब सहायता कर दिया तो बाद में क्या हुआ कि लोगों ने इनको क्या कहा कि ब्रिटेन में क्या लोगों ने कहा कि इनको सार्जेंट कह दिया। क्या कह दिया? सार्जेंट कह दिया लोगों ने, ठीक है ना। देखिए इन्होंने सेना, गांधी जी ने सेना एवं धन दोनों से क्या किए? सहायता की। जब दोनों तरीके से गांधी जी ने इनका सहायता कर दिया तो लोगों ने इन्हें क्या कह दिया? गांधी जी को सार्जेंट कहा। सार्जेंट कहा। सार्जेंट मतलब सेना में भर्ती कराने वाला व्यक्ति इनको कहा गया। और उसी समय जो है इनको एक उपाधि दी जाती है गांधी जी को। और गांधी जी को क्या उपाधि दी जाती है? उपाधि जो दी गई यहाँ पे गांधी जी को, वह दी गई उपाधि कैसर हिंद। कैसर ए हिंद, हिंद का बादशाह, कैसर हिंद कह दिया गया। लेकिन इस प्रकार से जो है प्रथम विश्व में भारत को जो है लोगों ने, इस प्रकार से अंग्रेजों ने क्या किया? डील किया था भारत को। लेकिन इसके बाद क्या होती है? लेकिन अब तो क्या बचा था कि लोग जो थे कांग्रेस वाले शामिल हो चुके थे, लेकिन मुस्लिम लीग अभी बचा हुआ था। आइए देखते हैं मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग का
मुस्लिम लीग का प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने की शर्तें। और देखिए मुस्लिम लीग जो थी वह प्रथम विश्व में शामिल होना तो चाहती थी, लेकिन उनका नियम क्या था, उन्होंने कुछ अपने जो है देखिए मुस्लिम लीग की प्रथम विश्व में शामिल की शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि यदि धुरी राष्ट्र हारती है, मुस्लिम लीग ने कहा कि यदि हमारी एक शर्त है कि यदि धुरी राष्ट्र हारती है तो आप उसके ऊपर जो है कोई अत्याचार या कोई गलतियां नहीं करेंगे। लेकिन घटना क्या होती है कि धुरी राष्ट्र तो हार जाती है, लेकिन जब धुरी राष्ट्र हार जाती है तो तुर्की के जो लोग थे उनके ऊपर जो है ये ब्रिटेन वाले जो है अत्याचार करना शुरू कर दिए। जैसे ही अत्याचार करना शुरू कर देते हैं तो मुस्लिम लीग को जो होती है इसकी बात क्या होती है, उनकी मस्तिष्क, उनकी साइकोलॉजी जो होती है इस मुस्लिम लीग को समझ में पूरी तरीके से आ जाती है। जैसे ही जब आ जाती है तो इन लोगों ने क्या कर दिया कि मुस्लिम जो थे इन लोगों ने खिलाफत शुरू कर दिया, खिलाफत करना शुरू कर दिया, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कर दी। मुस्लिम लीगों ने कहा कि देखो भाई हम तुम्हारे साथी हैं विश्व युद्ध में, तुमने कहा था कि हम तुर्की के ऊपर जो होगा कोई भी समस्या नहीं आने देंगे, लेकिन जब तुर्की जब हार गई है तो तुम उसके ऊपर जो अत्याचार कर रहे हो। लेकिन ये तुम्हारी कहीं क्या है बुरी नीति है, एक क्या है आप कह सकते हैं कि यह जो है एक धोखा देने वाली बात हो गई। तो अंग्रेजों ने भारतवासियों की मुस्लिम लीगों ने क्या कर दिया, खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। और खिलाफत आंदोलन जो है चलता रहा, लेकिन घटना क्या होती है 1916 में, ठीक ना, 1916 की बात आती है तो 1916 में इन लोगों ने कांग्रेस में मिलने को कहा गया, कांग्रेस में मिलने को कहा। जैसे ही कांग्रेस में मिलने को कहा तो इस घटना को लखनऊ पैक्ट कहा गया, लखनऊ पैक्ट। देखिए लखनऊ पैक्ट क्या हो गया, आप समझ गए होंगे कि लखनऊ पैक्ट क्या है। तो कांग्रेस के अंतर्गत पूरा मुस्लिम लीग के मिलने की घटना क्या कहलाती है, लखनऊ पैक्ट कहलाती है। और आपने देखा कि मुस्लिम लीग मिलने का रीजन क्या था, तो तुर्की के ऊपर ब्रिटेनों का क्या करना, अत्याचार करना। तो ये आज की क्लास जो थी बच्चों बहुत ही कहानीनुमा क्लास थी। आप जो है ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।